नमस्कार दोस्तों जब भी आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो उस तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए और कम से कम समय में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे जरूरी और पहला स्टेप जो होता है वो होता है सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करना और उसमें से ये पॉइंट आउट करने की कोशिश करना कि आखिरकार क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चंस का जो ट्रेंड है वो क्या ट्रेंड चल रहा है, क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं। जैसे अगर मैं एसएससी की बात करूंगा तो एसएससी में वेंडर चेंज होने के बाद इस बार एडिक्विटी ने जब एग्जाम को कंडक्ट कराया तो वहां पर उन्होंने खास करके ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में और जीएस के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में उन्होंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पर फोकस किया और ये ऐसे क्वेश्चंस थे आप इनको तभी कर सकते हो जब आपने थ्योरी को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ रखा है और बेहतर तरीके से रिवाइज कर रखा है। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूंगा कि सिर्फ ऐसा करने से कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेंगे और उसके ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब ट्रेंड वो चल रहा है कि हमें थ्योरी के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 2025 में स्टेनोग्राफर के एग्जाम में कराए हुए ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लगभग आज के सेशन में हम ज्योग्राफी के 57 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विद बेटर एक्सप्लेनेशन और बेटर अप्रोच के साथ में। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज का जो हमारा सेशन है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और इससे ना आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एग्जाम में अब नई पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को तोड़ना शुरू करते हैं और आपको समझाना भी शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एडवेक्शन। The transfer of heat through horizontal movement of air is called convection. Next statement में कह रहा है low wind in northern India during summer are caused by advection. यानी कि यहां पर विंड सर्कुलेशन की आप लोगों से बात कर रहा है, पवनों के प्रवाह की बात कर रहा है। दरअसल में दोस्तों मैं अगर इस वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो सबसे पहले आप लोगों को इसमें ध्यान में ये रखना होगा कि अगर हम बात करेंगे आपसे यहां सबसे पहले कि जो एयर है, जैसे मान के चलो दो स्थान है, जो ये दो स्थान हैं इनमें से एक का नाम ए है और मान लेते हैं एक का नाम है बी। अब इन दोनों के बीच में अगर विंड ऐसे यूं चलती है तो इस विंड का जो सर्कुलेशन होगा, ध्यान से सुनना, इस विंड का सर्कुलेशन जो होगा ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन हो रहा है ना एयर का, इसको विंड कहा जाएगा, यानी इसे कहा जाएगा पवन। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहा जाता है एडवेक्शन और इस प्रोसेस को कहा जाता है अभिवहन। एडवेक्शन या अभिवहन कहा जाता है इसे। और मान लो अगर यहां से गर्म होकर हवाएं यूं ऊपर की तरफ जा रही हैं तो जब ये हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो इनको क्या कहा जाएगा? अगर ये हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो इसे कहा जाएगा कॉन्वेक्शन। इसको क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्शन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा संवहन। और ये जो हवाएं ऊपर उठकर गई इनको क्या कहा जाएगा? एयर करंट कहा जाएगा, यानी हिंदी में इनको कहा जाता है दोस्तों वायुधारा। दोनों बातें समझ गए आप? अब मेरी बात को गौर से सुनना, जितनी भी पवनें चलती है ना वो एडवेक्शन या अभिवहन प्रोसेस से ही चलती हैं। अब स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? देखो पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ये हिंदी में भी बता देता हूं मैं। ये कह रहा है कि गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में लू हवाएं संवहन के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? कह रहा है कि संवहन के कारण होगी क्या लू विंड। और पहले में कह रहा है कि हवा की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहा जाता है। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर पातन की प्रक्रिया को संवहन के रूप में जाना जाता है। ऊर्ध्वाधर जो पातन होता है ना, यानी कि इसमें आप देखोगे ध्यान से कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एडवेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एयर इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉन्वेक्शन। लू विंड इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा तीसरा।
इन्होंने जो तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है वो करेक्ट दे रखा है कि जो लू विंड चलेगी ना वो एडवेक्शन प्रोसेस से चलेगी, ना कि कॉन्वेक्शन प्रोसेस से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है? लौह अयस्क का जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह है? अगर मैं बात करूंगा आयरन ओर की तो आपको एक बात पता होगी कि जो आयरन ओर है यानी कि जो लौह अयस्क है दोस्तों, ये हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसके उत्पादन में जो हमारा इंडिया है वो चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर इंडिया हमारा? चौथे स्थान पर है। दरअसल में क्या है दोस्तों, जो मैग्नेटाइट इसकी एक वैरायटी होती है, उस मैग्नेटाइट का हमारे भारत में सबसे बड़ा रिजर्व कर्नाटक में देखने को मिलता है। यानी कि कर्नाटक वाला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़े स्तर पर लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर को प्रोड्यूस करता है। अब यहां से आयरन ओर को जब कर्नाटक में प्रोड्यूस किया जाएगा तो आप यहां ऑप्शन में देखकर अनुमान लगाओ कि कर्नाटक के पास में कौन सा बंदरगाह है। आप बोलोगे सर बंदरगाह के हिसाब से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मुर्मागांव पोर्ट है ये पड़ता है कहां पर? गोवा में पड़ता है। यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है क्या? आयरन ओर को। और किस कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करते हैं हम सबसे ज्यादा? तो तब आपका आंसर होगा ईस्ट मोस्ट कंट्री ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट विच इज कॉल्ड जापान। जापान जो है, जापान के लिए अगर मैं बात करूंगा तो जापान के लिए हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? यहां पर कह रहा है कि हमारे भारत का सबसे ज्यादा कौन सा, ध्यान से सुनना, हमारे भारत का कौन सा राज्य है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कार्यों में संलग्न है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी में अगर हम बात करेंगे तो लगभग आप ये मान के चलो 59% से लेकर के 65% ऑफ द पॉपुलेशन आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। और यही क्वेश्चन आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि ये हमारे भारत में जो कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी है इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर आवश्यकता से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं इस एग्रीकल्चर के वर्क में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दोस्तों आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि जो जनसंख्या घनत्व होता है, इस जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? भाई जनसंख्या घनत्व का सीधा सीधा मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे, दिल्ली की अगर आप बात करोगे तो दिल्ली में कितने लोग रहते हैं लगभग? तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,320। और वहीं अगर मैं बात करूंगा चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? चंडीगढ़ का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 9258। कितना है? 9258 है। तो इस लिहाज से अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस लिहाज से अगर मैं बात करूंगा तो दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। यहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछता कि एक बात बताओ जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का ज्यादा है तो आप बिहार बताते, किस स्टेट का सबसे कम है तो आप अरुणाचल प्रदेश बताते। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? पूर्व तटीय मैदान में डेल्टा कौन सी नदी बनाएगी? भाई अगर हम बात करेंगे भारत के दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों में तो नर्मदा किधर बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है दोस्तों। ताप्ती किधर बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। माही किधर बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। लेकिन अगर मैं गोदावरी की बात करूंगा तो ये किधर बहती है? ये ईस्ट की तरफ बहती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गमित नहीं होती है? मतलब भारत के प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता है? ठीक है, गोदावरी नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका उद्गम होता है कहां से? नासिक से होता है। और नासिक में किस जगह से होता है? तो तब आपका आंसर होगा त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कहां से? नासिक से। अगर मैं आपसे बात करूंगा गंगा नदी के बारे में तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये होता है गौमुख ग्लेशियर से उद्गम होता है। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका उद्गम जो होता है दोस्तों ये होता है कहां से? तो तब आपका आंसर होगा इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर से। कहां से उद्गम होता है?
महाबलेश्वर नामक स्थान से होता है। कावेरी की अगर मैं बात करूंगा तो कावेरी का उद्गम जो होता है ये होता है कहां से, तो तब आपका आंसर होगा इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो अगर देखा जाए एक नदी ऐसी है सिर्फ इनमें से जिसका उद्गम हो रहा है कहां से, एक नदी ऐसी है जिसका उद्गम हो रहा है कहां से, तब आपका आंसर होगा ग्लेशियर से। बाकी सभी की सभी नदियां पेनिनसुला इंडिया से निकल रही हैं। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए जनसंख्या पिरामिड किस आकार का होता है? देखो जनसंख्या पिरामिड की अगर मैं बात करूंगा तो मान के चलो जनसंख्या पिरामिड ऐसे यूं है, आगे बात समझ में। जनसंख्या पिरामिड कैसा है? ट्रायंगुलर है। तो ट्रायंगुलर जो होता है ये इंडिकेट करता है किसको? ग्रोथ को। अगर इन्वर्टेड ट्रायंगल है तो ये इंडिकेट करता है दोस्तों डिक्लाइन को, यानी कि वहां पर विनाश हो रहा है, मृत्यु ज्यादा हो रही है, पैदावार कम हो रही है ना, जन्म कम हो रहा है। और अगर सीधा ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि वहां पर, ध्यान से सुनना, वहां पर जनसंख्या में क्या हो रहा है? लगातार वृद्धि हो रही है। अगर ट्रायंगुलर न होकर के जो पिरामिड है वो ऐसे है, रेक्टेंगुलर है, तो इसका मतलब होता है स्टेबिलिटी, यानी कि लगभग डेथ और बर्थ जो है वो ऑलमोस्ट बराबर हैं। डेथ और बर्थ जो है वो ऑलमोस्ट कैसे हैं? बराबर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है? हमारे भारत के पूर्वोत्तर में कौन सा पठार स्थित है? आपसे कह रहा है मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, या फिर शिलोंग का पठार है। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा कि मालवा का पठार जो है ये पड़ता है कहां? ये पड़ता है राजस्थान और एमपी में पड़ता है मालवा का पठार, राइट। मालवा का पठार राजस्थान और मध्य प्रदेश में पड़ता है और खास करके ये जाना जाता है चंबल रिवर द्वारा काटकर बनाए हुए बेडलैंड के लिए, यानी कि वहां पर बीहड़ का निर्माण करने के लिए। दक्कन के पठार की अगर मैं बात करूंगा तो हमारे भारत का ये सबसे बड़ा पठार है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत में फैला हुआ है, ना कि पूर्वोत्तर भारत में है। वहीं अगर हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करेंगे तो ये हमारे पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है, ना कि पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत। पूर्वोत्तर भारत में जो पठार है इसे शिलोंग का पठार या मेघालय प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। और आपको एक चीज और मैंने पढ़ाई होगी क्लासेस में कि यहां जैसे कि इसे माना जाता है पेनिनसुला प्लेट्यू। ये क्या हो गया? पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया। और पेनिनसुला प्लेट्यू के बाद में जो इधर होगा ना ये हो जाएगा शिलोंग प्लेट्यू। ये कौन सा पठार हो जाएगा? शिलोंग का पठार हो जाएगा। पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट माना जाता है कौन सा पठार? तो तब आपका आंसर होगा शिलोंग का पठार माना जाता है। इनके बीच में जो गैप पड़ता है ना, इनके बीच में जो गैप पड़ता है, इसी गैप को भरने के लिए क्या यहां पर हुआ है? सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ है। और इस सेडिमेंट के डिपोजिशन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मालदा गैप। क्या कहा जाता है इसको? मालदा गैप कहा जाता है। और दोस्तों यहां पर इसी को एक और नाम दिया जाता है और वो है राजमहल गारो गैप। इसे क्या कहा जाता है? राजमहल गारो गैप के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, तो याद रखना ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, इसे हिस्सा माना जाता है किस चीज का? इसे प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पश्चिम तटीय मैदानों की पहचान है? पश्चिम तटीय मैदान जो होते हैं उन पश्चिम तटीय मैदान पर कौन सी विशेषता देखने को मिलेगी? है ना, कौन सी विशेषता देखने को मिलेगी? कह रहा है मैंग्रोव वन होंगे, अधिक वर्षा होगी, विशाल डेल्टा क्षेत्र होगा वहां पर, है ना, वहां पर क्या होगा? विशाल डेल्टा क्षेत्र होगा। आगे कह रहा है कि वहां पे लार्ज डेल्टा होंगे, लेगून्स एंड वैक वॉस या वैक वाटर वहां पर देखने को मिलेगा। इस वाले क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है। एक सेकंड। हाँ जी, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा इसमें क्या कह रहा है कि जो पश्चिम तटीय मैदान है ना, जो पश्चिमी घाट के समांतर फैले हुए हैं, वहां पर क्या आपको खास करके देखने को मिलता है? तो तब आपका आंसर होगा लेगून्स और बैक वाटर देखने को मिलते हैं। और खास करके जो केरल के लेगून हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कयाल बोला जाता है।
केरल में इनको कयाल कहा जाता है। द घाघरा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मापचाचुंग ग्लेशियर इन द हिमालयाज। कह रहा है कि जो घाघरा नदी है वो हिमालय में स्थित मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इट फॉर्म्स अ डीप गॉर्ज एट सीसा पानी बिफोर एंटरिंग द प्लेन्स। सीस पानी नामक जगह पर एंटर करने से पहले ये गॉर्ज बनाती है। फिर कह रहा है इट मर्जेस विद द गंगा एट इलाहाबाद आफ्टर रिसीविंग द शारदा रिवर। शारदा रिवर में मिलने से पहले ये इलाहाबाद में, इट मर्ज विद गंगा एट इलाहाबाद, क्या ये इलाहाबाद में गंगा में मिलती है? ना जी ना, गलत बात। ये कहां मिलती है? तो तब आपका आंसर होगा छपरा में। छपरा में संगम होता है किस किस नदी का? छपरा में संगम होता है गंगा और घाघरा नदी का। ठीक है ना, गंगा और घाघरा नदी का संगम होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 एंड 2 करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है देखेंगे ध्यान से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपने देखा होगा एक वर्ड का नाम है, के लिए वर्तमान संरक्षण पहल को उसके भौगोलिक स्थान के साथ अच्छी तरह से जोड़ता है। आपको बताना है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार कौन सा इसमें करेक्ट आंसर बैठता है। ये कह रहा है महाराष्ट्र स्थित राष्ट्रीय एवियन अनुसंधान केंद्र ने जीआईबी के लिए आवास सिमुलेशन का आयोजन किया है। कर्नाटक के कल्याण अभयारण्य में अब सबसे बड़ी जंगली जीआईबी आबादी है। भारत में जीआईबी का पहला सफल कृत्रिम गर्भाधान राजस्थान के जैसलमेर स्थित राष्ट्रीय प्रजनन केंद्र में हुआ है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कृत्रिम गर्भाधान की अगर मैं बात करूंगा तो इसी को जब आप पढ़ोगे तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ जीआईबी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये जैसलमेर में इसका सफल क्या किया गया है, इसका कृत्रिम गर्भाधान जो है ना वो, मतलब जैसलमेर में एक तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके प्रजनन को लेकर के। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। जन्म दर प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को मापता है। ठीक है जी। पुल फैक्टर जो होते हैं वो, पुल फैक्टरों में वे अवसर शामिल हैं जो लोगों को नए क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। लोगों को किधर आकर्षित करते हैं? नए क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं, पुल फैक्टर जो होते हैं। और वहीं मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है। पुश कारकों में नागरिक अशांति और नौकरियों की कमी शामिल हो सकती है। पुश कारकों में नागरिक अशांति और नौकरियों की कमी शामिल हो सकती है। 12वें क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बताना है, आपके हिसाब से कौन सा आंसर ठीक लग रहा है। देखो दोस्तों, एक आप लोगों ने शब्द सुना होगा प्रवास। प्रवास में 2 तरीके के फैक्टर काम करते हैं। एक होता है पुल, पुल का मतलब जानते हो? अट्रैक्ट करना, खींचना। पुल कारकों की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा? पुल कारकों में लोग आकर्षित होंगे। पुल कारकों में क्या होगा? लोग जो होंगे वो आकर्षित होंगे, किसी भी जगह पर, पर्टिकुलर जगह पर आकर्षित होंगे। वहां पे रोजगार के अवसर हो सकते हैं, है ना। सिक्योरिटी पर्पज से वहां पे, यानी डिफेंस पर्पज से वहां जा सकते हैं कि भाई हम सुरक्षित हैं और हमें कोई डर नहीं लगता, क्राइम कम है वहां। तो लोग वहां इसीलिए जाएंगे, या तो रोजगार के अवसर होंगे या सुरक्षा के लिहाज से वहां जाएंगे। अगर मैं बात करूंगा पुश कारक में क्या आएगा, अगर मैं बात करूंगा आपसे पुश फैक्टर की, तो पुश फैक्टर में क्या होगा? लोग जाने के लिए मजबूर हो रहे होंगे यहां से। ठीक है ना, लोग आकर्षित नहीं होंगे, लोग क्या करेंगे यहां पर? छोड़कर जाएंगे। बात को समझ रहे हैं? लोग क्या करेंगे? यहां से छोड़कर जाएंगे। और जब लोग छोड़कर जाएंगे तो यहां पर क्या हो सकता है भाई साहब? ऐसा हो सकता है कि यहां पर अशांति हो, यानी कि वहां पर लगातार दंगे भड़क रहे हो, नौकरियों में कमी हो, वहां पर लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है। यहां पर कह रहा है मृत्यु दर हमेशा जन्म दर से अधिक होती है। अरे लोग मर जाएंगे भाई साहब, बचेगा कौन? तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला दूसरा चौथा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। बात समझ में आ रही है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली पैरावैगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? आप सभी को अच्छे से पता है सर। अगर हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर की तो लगभग 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर में
एक लेयर पाई जाती है जिस लेयर का नाम है ओजोन लेयर। और ये इतनी खतरनाक लेयर है या फिर हमारे लिए इतनी पॉजिटिव लेयर है जो कि सन से आने वाली यूवी रेस को क्या कर देती है, वापस कर देती है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को पास होने देती है। लेकिन जब इसकी थिकनेस कम हो जाती है तो इसकी थिकनेस कम होने पर इसी को कहा जाता है ओजोन डिप्लेशन, यानी कि इसी को कहा जाता है ओजोन क्षरण। इसी को ओजोन डिप्लेशन या ओजोन क्षरण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूंगा इसमें ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, तो तब आपका आंसर होगा ओजोन लेयर जो है ना ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। मैं लिख देता हूं, ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, ओजोन लेयर फाउंड इसमें ओजोन परत पाई जाती है। आगे बात समझ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? रामेश्वरम है, महानिकोबार आइलैंड है, श्री हरिकोटा है या माजुली है। अब आपको यहां डाउट रहेगा कि ग्रेट निकोबार लगाएं या माजुली लगाएं, तो आपको ग्रेट निकोबार लगाना है क्योंकि इसका जो एरिया है ना वो लगभग समथिंग अबाउट 751-58 के आसपास बचा हुआ है ना। लेकिन वहीं ग्रेट निकोबार की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ग्रेट निकोबार का जो एरिया है ना ये लगभग 921 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। हाँ, अगर आपसे ये कह देता कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो आप माजुली करेक्ट आंसर लगाते, क्योंकि माजुली जो है ये हमारे भारत का ही नहीं पूरे के पूरे विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसे 2016 में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियां सबसे ज्यादा हैं? अनुसूचित जातियां सबसे ज्यादा किस में हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में, यूटी में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर स्टेट पूछा जाता है आपसे स्टेट में कहां पर ज्यादा है, तो स्टेट का नाम जो आता है ना वो आता है सर यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको याद आ रहा होगा भागीरथी और अलकनंदा दो ऐसी नदियां हैं जो मिलकर के देवप्रयाग में निर्माण करती हैं गंगा नदी का। वहीं अलकनंदा नदी की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो ये निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से, और अलकनंदा नदी के पास में ही स्थित है कौन सा टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल। अगर मैं इसके अलावा बात करूंगा जैमू ग्लेशियर की, तो जैमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो तब आपका आंसर होगा यहां से जो नदी निकलती है तीस्ता निकलती है। मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो तब आपका आंसर होगा मिलाम ग्लेशियर से निकलती है करनाली, करनाली रिवर निकलती है। गंगोत्री से कौन सी निकलती है, तो तब आपका आंसर होगा भागीरथी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी निकलती है। तो ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द वेरिएशन ऑफ इंसुलेशन ऑन अर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सूर्यातप की भिन्नता को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक नहीं है? कौन सा कारक जो है वो प्राथमिक कारक नहीं है? ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज इन एन एरिया, किसी भी स्थान पर अगर जलीय भाग है तो इससे इंसुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा। आगे कह रहा है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या यह प्रभावित करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इससे रात और दिन होंगे, रात के समय इंसुलेशन कम होगा, दिन के समय इंसुलेशन ज्यादा होगा। आगे कह रहा है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल जब एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होगा, मौसम एकदम साफ होगा, सूर्य की किरणें ज्यादा आएंगी, टेम्परेचर को बढ़ाएंगी, इंसुलेशन सूर्यातप ज्यादा होगा। दरअसल में सूर्यातप का मतलब है सूर्य से आने वाले प्रकाश की मात्रा। एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज, बिल्कुल होगा, सूर्य की किरणें इक्वेटर पर एकदम सीधी पड़ती हैं, इक्वेटर पर जब सीधी पड़ेंगी तो वहां टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहेगा, पोल्स पर तिरछी पड़ती है तो वहां टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। तो बाकी के तीनों फैक्टर तो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं जिनका लॉजिक है, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है। ए आंसर हो जाएगा। पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों की तुलना में सक्रिय क्यों है? यानी पश्चिम तटीय मैदान जो है इनकी चौड़ाई कम है, इनकी चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। वहीं अगर हम बात करेंगे पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई के बारे में, तो पूर्वी तटीय मैदान की जो चौड़ाई है वो लगभग 180 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसा क्यों है? पहले ऑप्शन में कह रहा है दे रिसीव लेस रेनफॉल, क्योंकि वहां वर्षा कम होती है, क्योंकि यहां जनसंख्या सघनता कम है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है। दे आर ओल्डर इन फॉर्मेशन, वो
बनने में पुराने हैं, दे आर बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट इनका बॉर्डर बनाता है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह राज्य जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है? दोस्तों कोयले की अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे या फिर वैरायटी की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले एंथ्रासाइट आता है, फिर बिटुमिनस आता है, फिर लिग्नाइट आता है और फिर आता है पीट। तो लिग्नाइट कोयला जो है ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है नेवेली। तमिलनाडु के नेवेली में ये कोयला देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे कह रहा है उप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छे ढंग से बताता है कि कुछ क्षेत्र उच्च जनसंख्या घनत्व क्यों प्रदर्शित करते हैं? जैसे दिल्ली है, बिहार है, तो दिल्ली और बिहार में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने के पीछे क्या वजह हो सकती है, इस वाले प्रश्न में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है उपजाऊ भूमि, अनुकूल जलवायु, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और मजबूत आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने की संभावना होती है क्या? यह बात सच है भाई, पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है। उपजाऊ भूमि होगी, किसान अट्रैक्ट होगा, अनुकूल जलवायु होगी, किसान अट्रैक्ट होगा, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन होंगे, इंडस्ट्रीज जो होंगी वहां पर वो अट्रैक्ट होंगी, मजबूत आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्र होंगे, वहां पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन अट्रैक्ट होगी। तो जनसंख्या घनत्व जो होगा वो खुद ब खुद कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मजा आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखे तो वह देखेगा कि पृथ्वी कैसे घूम रही है। क्यों जी? बताना तो पड़ेगा ना जी, है? पृथ्वी हमारी ऐसे घूम रही है, आप यहां खड़े होकर देख रहे हो तो आप इसको ऐसे यूं पलट दो, जब आप इसको ऐसे यूं पलटोगे तो फिर ये ऐसे यूं दिखाई देगा। तो कैसे हो गया ये? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज हो गया जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा जी। भारत का कौन सा पठार मुख्यतः जलवायुमुखी गतिविधियों के कारण बना है? अगर हम बात करेंगे दोस्तों, देखो जलवायु गतिविधियों से कौन सा पठार बन सकता है? जहां पर बेसाल्ट चट्टान हो। आगे बात समझ में? बेसाल्ट चट्टान जहां होगी वहां सॉइल कैसी होगी? ब्लैक सॉइल होगी। ठीक है जी। और यहां किसका प्रोडक्शन होगा? कॉटन का प्रोडक्शन होगा जी। और यह बात किस पर फिट बैठती है? दक्कन के पठार पर बैठती है। एसएससी ने पुराने एग्जाम में यह भी पूछा हुआ है कि किस प्रकार का यहां इरप्शन होता है, तो आपका आंसर होगा यहां पर फिसर इरप्शन होता है। दरारी उद्गार होता है। द चंबल रिवर इज नोन फॉर इट्स बैडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड चंबल रिवराइन। चंबल नदी जो है जब ये इरोजन करती है तो इरोजन करने की वजह से बने हुए क्या नाम है क्षेत्र को रिवराइन के नाम से जाना जाता है या बीहड़ के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है सर। क्या इसको बीहड़ के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल जाना जाता है। आगे कह रहा है चंबल यमुना में मिलने से पहले एक गहरी घाटी और अपरदित भूभाग से होकर के बहती है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यह चंबल की सहायक नदी है। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। बिल्कुल करेंगे जी। उच्च नमी धारण क्षमता, मतलब नमी ज्यादा धारण होती है। शुष्क और गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है, इसमें सूखने पर दरार पड़ जाती है। उच्च उर्वरकता और ठंडी जलवायु के कारण चाय और सेब की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। चूना लोहा मैग्नीशिया और एल्यूमिना से भरपूर है लेकिन फास्फोरस की तत्व की कमी होती है। काली मिट्टी की विशेषता इनमें से कौन सी है? पहला करेक्ट है, सूखने पर दरार पड़ जाती है, इसीलिए इस मिट्टी को कहा जाता है सेल्फ प्लोइंग सॉइल। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये सेब की खेती के लिए आदर्श मानी जाती है। बिल्कुल गलत। कपास उगाओ, कपास, कपास उगाओ, गन्ना उगाओ। चूना लोहा मैग्नीशिया और एल्युमिना से भरपूर होती है। बिल्कुल सही बात है। 2 और 3 करेक्ट हैं। एक इन सॉरी दूसरा नहीं है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट। चलिए जी। कह रहा है कि क्षोभ मंडल में तापमान प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। क्या यह बात सच है? बिल्कुल सच है। इसे किस नाम से जाना जाता है? नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई के बढ़ने के साथ घटने लगता है और लगभग
80 किलोमीटर पर यहां पर माइनस होना चाहिए, 100 तक पहुंच जाता है, 100 का कोई लॉजिक नहीं है, तो अगर आप माइनस यहां पे लगा दे तो -100 तक पहुंच जाता है, तो दोनों सही माने जाएंगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा खासी और जयंतिया पहाड़ियों में दर्ज की जाती है। ये पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, अगर भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करेंगे तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो मेघालय में स्थित गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों में कराई जाती है। मतलब वहां पर उस वाले क्षेत्र में होती है और वो खासी पहाड़ी के क्षेत्र में आता है। मासिन राम। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? झरिया की अगर मैं बात करूंगा तो ये झारखंड में पड़ता है, तलचर पड़ता है दोस्तों उड़ीसा में, रानीगंज पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और सिंगरैनी पड़ता है तेलंगाना में। यहीं पर अगर जगह का नाम लिखा हुआ होता सिंगरौली, अगर सिंगरौली नाम लिखा हुआ होता तो सिंगरौली कहां पड़ता है? आपका आंसर होगा एमपी में पड़ता है। देखो ध्यान से, 1901 से 2011 तक भारत की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में निरपेक्ष संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कम हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कैसा हुआ है? कम हुआ है, क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे शहर की तरफ क्या किया है? माइग्रेशन करना शुरू किया। शहरी जनसंख्या पहली बार 1981 में 100 मिलियन से अधिक हुई थी। ऊपर के सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यहां पर आपको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच है ना? विविध वृक्ष फसल और उपवन, खेती योग्य बंजर भूमि, वर्तमान बंजर भूमि के अलावा अन्य बंजर भूमि। 29वें का आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा, किससे मैच हो सकता है। दोस्तों, अगर 29वें की मैं अगर बात करूंगा तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहां विविध वृक्ष और फसलें उपवन की तो इसका मैच होता है दू से। ठीक है, बाग और फलों के पेड़ों के नीचे निजी स्वामित्व वाली जो भूमि होती है उसको विविध वृक्ष फसल और उपवन के नाम से जाना जाता है। खेती योग्य बंजर भूमि किसे कहा जाएगा? तो ये ऐसी होगी कि जो 5 वर्ष से अधिक समय तक बिना खेती के छोड़ी गई है। आगे अगर मैं बात करूंगा, वर्तमान बंजर भूमि कौन सी होगी? 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए बंजर भूमि छोड़ी गई है। वर्तमान बंजर भूमि के अलावा अन्य बंजर भूमि कौन सी होगी? तो वो तो फिर इस वाले से मैच हो ही जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के कुछ आर्थिक रूप से विकसित उत्तरी राज्यों में कम बाल लिंग अनुपात में योगदान देता है? ठीक है, कम बाल लिंग अनुपात में योगदान देने वाला कौन सा कारक आपको लग रहा है? ठीक है, पहला है जन्म पूर्व लिंग निर्धारण विधियों तक पहुंच में वृद्धि, यानी पहले से ही सेक्स डिटर्मिनेशन ये करवा लेना कि बेटा होगा या बेटी होगी, बेटा हुआ तो रखा, नहीं तो अबॉर्शन करा दिया, तो बाकी में एक कारक है, ए करेक्ट हो गया। आगे कह रहा है महिला साक्षरता और सशक्तिकरण का उच्च स्तर। अगर महिला साक्षर होगी, सशक्तिकरण वाली होगी, तो भाई साहब वो ये स्टेप नहीं लेने देगी, है ना? तो ये तो नहीं हो सकता। विरासत और पारिवारिक सहायता में पुरुष बच्चों के लिए सामाजिक वरीयता। विरासत और पारिवारिक सहायता में पुरुष बच्चों के लिए सामाजिक वरीयता, यानी ये कह रहे हैं कि भाई लड़का होने को प्रायोरिटी दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है लिंग समान नीतियों का सुदृढ़ प्रवर्तन ना। 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे कह रहा है कि वेदरिंग क्या है, मास मूवमेंट क्या है, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या है और ड्यूडिनेशन क्या है ना? यहां पर कह रहा है कि ये सब एक्चुअल में है क्या, इनके पीछे कारण क्या है ना? तो अगर मैं बात करूंगा आपसे इस वाले प्रश्न की इसका कौन सा किसके साथ मैच होगा, तो देखो ध्यान से, अगर मैं वेदरिंग की बात करूंगा तो वेदरिंग एक्चुअल में क्या है? ये एक ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रेस या केमिकल एक्शन है। वेदरिंग का मतलब होता है दरअसल में दोस्तों चट्टानों का टूटना। किस वजह से? फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मेथड, किसी भी मेथड से चट्टान टूट रही है। वहीं अगर मैं बात करूंगा यहां कि जो मास मूवमेंट है वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन की वजह से होता है। ऊपर से पत्थर नीचे आ रहा है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। आगे कह रहा है इरोजनल एंड ट्रांसपोर्टेशन। इरोजन किसकी वजह से होगा? नदियां जब गति करती हैं तो अपने साथ जमीन को काट कर ले जाती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा। डेनुडेशन क्या होगा?
डेनुडेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो एक्ट करता है कहां, अर्थ सरफेस पर। इसका आंसर ए हो जाएगा। भितरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? दोस्तों महानदी और ब्राह्मणी नदी का जो डेल्टिक रीजन पड़ता है वहां पर एक नेशनल पार्क है जिसे कहा जाता है भितरकनिका नेशनल पार्क। और जो ये भितरकनिका नेशनल पार्क है ये जाना जाता है किस चीज के लिए? ग्रीन टी है, ज्यादा मत सोचना। ये जाना जाता है किस चीज के लिए? तो तब आपका आंसर होगा स्लाइन वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, किस चीज के लिए जाना जाता है? स्लाइन वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है और ये उड़ीसा राज्य में है, महानदी और ब्राह्मणी नदी के डेल्टा में। अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आर प्राइमरीली डिजाइन फॉर। पृथ्वी सुदूर संवेदन उपग्रह मुख्यतः किसके लिए डिजाइन किए गए हैं? पहला है ड्रिल इनटू अर्थ क्रस्ट फॉर मिनरल। नेक्स्ट है मॉनिटर वेदर लैंड यूज एंड एनवायरमेंटल चेंजेस ऑन अर्थ। बी करेक्ट हो जाएगा। दरअसल में जो हमारे वेदर में चेंजेस हो रहा है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए अगर हम खास करके बात करेंगे, पूर्व अनुमान लगाना कि वर्षा आने वाली है, तूफान आने वाला है, उसमें ही काम करता है। लैंड यूज एंड एनवायरमेंटल चेंजेस जितने भी हो रहे हैं उन सभी को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है ईओएस का। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है? इसमें कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पंजाब करेक्ट आंसर बैठता है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या वृद्धि चरण को उसकी प्रमुख विशेषता से सही ढंग से मेल खाता है? उसकी प्रमुख विशेषता से सही ढंग से मेल कौन खाता है? पहला है चरण चौथा 1981 के बाद प्रवास के कारण प्रजनन दर में अचानक वृद्धि, या फिर चरण तीसरा 1951 से 1981 तक मृत्यु दर में गिरावट और उच्च प्रजनन क्षमता के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि का होना। नेक्स्ट है 1901 से 21 कम मृत्यु और उच्च प्रजनन क्षमता के कारण तीव्र जनसंख्या विस्फोट। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरअसल में 1981 से 51 से 81 तक के बीच का जो टाइम है इसमें क्या हुआ है, मृत्यु दर में गिरावट आई, और वहीं अगर मैं बात करूंगा प्रजनन क्षमता की तो ये ऊपर एकदम से उठा था। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से नदी क्रिया द्वारा निर्मित अपरदनात्मक भू आकृति है? मोराइन? नो भाई, मोराइन क्या है? जब ग्लेशियर पिघलते हैं ना तो ग्लेशियर के पिघलने पर गति होती है, ग्लेशियर गति से मलबे का जमाव होता है, उसी को मोराइन कहा जाता है। डेल्टा, डेल्टा की अगर मैं बात करूंगा तो डेल्टा जो है वो जमाव से होता है ना कि अपरदन से। गॉर्ज की अगर मैं बात करूंगा तो ये अपरदन से ही बनता है, जब नदी पहाड़ को काटती है तो इसी को गॉर्ज कहा जाता है। अगर लेवी बोलेंगे तो लेवी का मतलब क्या होता है? नदी अपने किनारों पर जो बालू का जमाव कर देती है, इसी को लेवी बोला जाता है। तो ये भी क्या हुआ? जमाव से बना हुआ है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप के पास में एक गॉर्ज बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है, यानी वहां माउंटेन को नदी काट देती है। वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है कौन सा है? विशाखापट्टनम का पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, या फिर मुंद्रा पोर्ट है? दोस्तों अगर हम बात करेंगे मुंद्रा पोर्ट की तो ये कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, और यही अडानी समूह के पास है। वैसे अगर हम बात करेंगे तो आपको याद आ रहा होगा एक और बंदरगाह का नाम जिसका नाम है एन्नूर पोर्ट। वो पहला भारत का ऐसा बंदरगाह था जो कॉरपोरेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट के सहयोग से जिसका संचालन शुरू किया गया था, और उसका नाम चेंज कर दिया गया था कामाराजार, है ना, उसका नाम रख दिया गया था कामाराजार सी पोर्ट। पुष्कारक व्यक्तियों को एक क्षेत्र से दूर ले जाते हैं जबकि पुलकारक उस क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। दोनों ही सही हैं, ठीक है ना, ए और आर दोनों सही हैं। पुष्कारक और पुलकारक पे पूछ रहा है तो भाई साहब आपको बताना होगा कि जो पुष्कारक हैं मतलब पुश कर रहे हैं, भगाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलकारक बुला रहे हैं, आओ जी हमारे यहां आओ।
ऐसा माना जाता है कि प्राचीन इंडो ब्रह्म नदी समय के साथ 3 प्रमुख जल निकासी प्रणालियों में विभाजित हो गई। गंगा और उसकी हिमालयी सहायक नदियां केंद्रीय जल निकासी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती हैं। पश्चिमी जल निकासी प्रणाली में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। 39 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। भाई अगर हम बात करेंगे तो पहला वाला करेक्ट है। इंडो ब्रह्म रिवर जो है यही तो डिवाइड, ऐसा माना जाता है कि ये 3 प्रमुख जल स्रोतों में विभाजित हो गई। इंडस, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। आगे कह रहा है गंगा और उसकी हिमालयी सहायक नदियां केंद्रीय जल निकासी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती हैं। बिल्कुल सही बात है, हिमालय से निकलती है ना, सदाबहार नदियां हैं, केंद्रीकरण के साथ बहती हैं। पश्चिमी जल निकासी प्रणाली में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां हैं ना, ये पूर्वी जल निकासी प्रणाली में होंगी। तो ऊपर के दोनों सही हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रवासी किसी नए देश या क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है। प्रवासी वे लोग होते हैं जो अपना देश छोड़कर कहीं और बस जाते हैं। 40 वे का आपको बताना है कौन सा करेक्ट लग रहा है। दोस्तों 40 में का करेक्ट आंसर बी है, दोनों ही करेक्ट है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, है ना। प्रवासी किसी देश या क्षेत्र में प्रवेश करते हैं उन्हें अप्रवासी कहा जाता है, ठीक है। प्रवासी वे लोग होते हैं जो अपना देश छोड़कर जाकर कहीं बस जाते हैं, है ना। और ये वर्ड्स में भी होता है, आपको पता होगा। मंद युवा सूर्य विरोधाभास प्रारंभिक पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारी समझ को किस प्रकार चुनौती देता है। यहां पर कह रहा है फेंट यंग सन पैराडॉक्स। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो पता है ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि प्रारंभ में सूर्य की जो रोशनी थी ना वो कम थी, लगभग 30% कम सूर्य का तापमान था प्रारंभिक अवस्था में, तो उसका जलवायु पर भी इंपैक्ट आएगा। तो ये वही बताने की कोशिश करता है। ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि प्रारंभ में सौर ऊर्जा इतनी कमजोर थी कि वैश्विक हिमीकरण को रोक नहीं सकी थी, यानी जमने का जो प्रोसेस चल रहा था उसको रोक नहीं पाई थी। और कितनी कमजोर थी, तो समथिंग अबाउट 30% के आसपास देखने को मिलती है। डायस्ट्रॉफिक में सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाती हैं, ऊपर उठाती हैं या बनाती हैं। देखो अर्थ से रिलेटेड फोर्स जो होते हैं इनको बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है ना। एक होता है डायस्ट्रॉफिक और एक होता है कैटास्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक बहुत मंद गति से जो परिवर्तन आता है क्रस्ट में वो शामिल होते हैं। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है एकदम से अर्थक्वेक आना, ज्वालामुखी फटना, कैटास्ट्रॉफिक का उदाहरण है ना। आगे कह रहा है एक्सोजेनेटिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करती हैं जो सौर ऊर्जा और टेक्टोनिक ग्रेडियंट से प्रभावित होती हैं। अब कह रहा है कि 42 में मैं आपको यह बताना है कि कौन सा 42वें का जो आंसर है वो करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट है भाई साहब। एक्सोजेनेटिक का मतलब समझ में आ रहा है, जो बाह्य कारकों से क्रियाएं लागू हो रही है हमारी अर्थ की सरफेस पर। तो बाह्य कारकों से कैसे लागू हो सकती है, या तो टेम्परेचर की वजह से या विंड की वजह से। टेम्परेचर कहां से आया, सन से आया, विंड कहां से आई, एटमॉस्फेयर से आई। तो ये बात सच है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध के लिए मुख्य जल स्रोत कौन सी नदी है। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो उड़ीसा के संबलपुर में बना हुआ है ये, और हमारे भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो बना हुआ है महानदी पर। आपको मैच करना है। शेषाचलम की जो पहाड़ियां वो आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं, है ना, इनकी अगर मैं बात करूंगा तो ये शेषाचलम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि शेषाचलम की जो पहाड़ियां हैं ना दोस्तों, इनकी अगर मैं बात करूंगा तो ये जानी जाती है रेड सैंडल्स के लिए, चंदन के लिए जानी जाती है ना। शेषाचलम की जो पहाड़ियां चंदन के लिए जानी जाती हैं, बिल्कुल सही बात है, लाल चंदन के लिए। दिहांग दिबांग मेघालय में है, बिल्कुल भी नहीं, असम में पड़ेगा दिहांग दिबांग, तो है ना। दिहांग और दिबांग ये असम वाले क्षेत्र में पड़ेंगी। पंचमढ़ी एमपी में पड़ेगी। डिब्रू सैखोवा क्या ये मणिपुर में पड़ेगी, ये भी गलत है, ठीक। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, मणिपुर की है, अरुणाचल की है, सिक्किम की है या फिर मिजोरम की है। आपको क्वेश्चन का आंसर करना है जो ऑप्शन में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप आंसर लगाओगे सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य संघ क्षेत्र में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है।
कौन से भारतीय शासित क्षेत्र में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है? पुडुचेरी आंसर लगाओगे आप। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कह रहा है, जलोढ़ चट्टानों से लाल पीला नदी द्वारा परिवहनित है। जलोढ़ पुराने प्रकार के सबसे उपजाऊ लाल पीले लोहे से रंगा हुआ है। जलोढ़ रेतीले दोमट से चिकनी मिट्टी, लाल पीला रेतीली दोमट कम उपजाऊ ऊपरी भूमि है। जलोढ़ फास्फोरस और ह्यूमस से भरपूर लाल पीला पोटास से भरपूर है। 47वें का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है दोस्तों? सी करेक्ट आंसर होगा। दोमट मिट्टी होती है इसमें, जलोढ़ मिट्टी में, है ना। और दोमट मिट्टी का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल से समझने की कोशिश करना। सॉइल को कौन कौन बनाता है? एक बनाती है सैंड, एक बनाता है इसको सिल्ट, एक बनाता है इसको क्ले। अगर ये तीनों 33% मौजूद हैं तो तब जाकर के, ध्यान से सुनना, 33% होने का मतलब हो गया तब जाकर के मिट्टी जो बनेगी उस मिट्टी को कहा जाता है क्या? लूमी सॉइल कहा जाता है, उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। हाँ जी, यहां पर आपको बताना है कि कुछ पोर्ट के नाम दे रखे हैं और चाहबार पोर्ट है, जैसे एक है IMEC पोर्ट है ना। नेक्स्ट है सिदबे पोर्ट। तो आपको यह बताना है कि ये जो पोर्ट के नाम दे रखे हैं कौन सा किसके साथ मैच होगा। सेंट्रल एशिया के लिए तो भाई चाहबार पोर्ट हो जाएगा, है ना। और नॉर्थ ईस्ट के लिए सिदबे पोर्ट हो जाएगा। तो अब देख लो आप, ए का मैच हो रहा है 3 से और सी का मैच हो रहा है 2 से, ये इसके लिए हो जाएगा। ओ नहीं नहीं, ये इसके से मैच होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सिदबे पोर्ट म्यांमार से हमने लीज पर ले रखा है, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, आपको पढ़ाया है, बताइए होगा। पृथ्वी की सतह पर महाद्वीप और महासागरों के विषम वितरण का प्राथमिक कारण क्या है? मतलब महाद्वीप और महासागर जो है ना, इनके विषम वितरण का कारण है क्या? सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स है, अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मैग्नेटिक एनामोलीज इन द कोर है, या फिर वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन है। मतलब इसका जो मुख्य कारण है वो है क्या? तो दरअसल में सी फ्लैट स्प्रेडिंग जो है और प्लेट टेक्टोनिक्स होगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार किस भाषाई परिवार का भारतीय जनसंख्या में सबसे बड़ा हिस्सा है? सिनो इंडियन है, इंडो यूरोपियन है, आर्यन है, या फिर ड्रेविनियन है, या फिर ऑस्ट्रिक है, कौन सा है? भाषाई परिवार की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों इंडो यूरोपियन जो है, इसमें हमारे भाषा में 75% पॉपुलेशन आती है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ओके, चलिए जी। तो ये थे 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको पैटर्न का जरूर पता चला होगा और आपके समझ में क्वेश्चंस आए होंगे। बाकी दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और बाकी की अदर क्लासेस में हम और आपके लिए कुछ न कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो प्रैक्टिस का हो, जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।